नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं आप लोग को डेली आंसर राइटिंग के जो है विशेष गुण सिखाता रहता हूं कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो मैं ये जो कार्यक्रम है वो लगभग 1 महीना हो गया चलाते हुए, और हम लोग अब तक ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि आंसर वगैरह कैसे लिखा जाता है। मैं आप लोग को तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि आंसर को कैसे पकड़ना है, कीवर्ड कैसे चूज़ करना है और कैसे लिखना है। तो शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैं बताता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए। और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ लिख कर लाने के लिए। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अगर आप लोग पीवाईक्यू से मिलाएंगे तो देखेंगे लगभग 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस में, चाहे यूपीएससी में हो। ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, बहुत ज़्यादा घुमा के नहीं रहता है। इन्वायरमेंट का जब हम लोग सेशन करेंगे तो उसमें जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह का जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग जो है अपना आंसर जो लिख के पोस्ट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है, टेलीग्राम जो ग्रुप है, उस पर आप लोग अपना आंसर डेली भेजते रहिए, जिससे मैं चेक कर पाऊँ और आप लोग की गलतियाँ बता पाऊँ, क्या कौन कहाँ कमी कर रहा है, कौन सा आंसर आप लोग सही कर रहे हैं। बाकी जो मैं अगले दिन आप लोग को लिखाता हूँ वहाँ से आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वायु निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या है, वर्णन कीजिए। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, ये पूछता भी है 10 नंबर वाले में पूछता है। यूपीपीसीएस में जो शॉर्ट 8 नंबर वाला होता है, छोटा क्वेश्चन जो होता है उसमें पूछता है, और यूपीएससी में 10 नंबर वाले में पूछता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वायु निर्मित स्थलीय कृतियाँ क्या है। मतलब कि जो स्थलाकृतियाँ हैं वो वायु निर्मित भी होती हैं, हिमानी निर्मित होती हैं। इससे पहले हम लोग हिमानी निर्मित किए थे। नदी निर्मित होता है, काष्ठ स्थलाकृति होता है, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति होता है। तो हम पांचों को यहाँ पे कवर करेंगे अच्छे से और सबको लिखवाएंगे। इससे आप लोग को क्या हो रहा है ना कि हर टॉपिक पे ओवरव्यू भी हो जा रहा है। शॉर्ट में मैं आप लोग को बता भी देता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी बता देता हूँ, मतलब उसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ, तो आप लोग का रिवीजन भी होता जा रहा है। तो एक पंथ दो काज वाला यहाँ व्यवस्था मिल गया आपको। एक तो आंसर राइटिंग सिखा दे रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखा जाता है, दूसरा उस टॉपिक को ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग सीरियसली इसको लीजिए और लिखिए, प्री के बाद मेंस में यही काम आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे, देखेंगे क्या है। वायु, वायु निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या है। तो वायु के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो क्या है, विद फिगर हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग देखेंगे तो एक ही टॉपिक है। अगर हम लोग को लिखना होगा तो भूमिका में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देंगे कि वायु निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या है, उसके बाद मुख्य भाग में विद फिगर हम लोग बताएंगे। तो वायु के बारे में आपको तो पता ही है। वायु जो है का जो नेचर है क्या है, वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। वायु जो किधर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, वायु का जो नेचर होता है एचपी से एलपी की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब ये स्थलाकृतियां कहाँ बनेंगी, जहां सर्वाधिक लो प्रेशर होगा। तो सर्वाधिक लो प्रेशर कहाँ पे होता है, रेगिस्तानी वाले बेल्ट में। रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है सर्वाधिक लो प्रेशर वहीं पाया जाता है। तो और हाई प्रेशर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, हिमानी वाले क्षेत्र में। हिमानी वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर सर्वाधिक मिलेगा। ठीक है, और लो प्रेशर सर्वाधिक जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में। वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, तापमान पे डिपेंड करता है। जहाँ का तापमान सर्वाधिक होगा वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा। तो सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पे पाए जाते हैं, रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है, हिमानी वाले क्षेत्र में। माइनस में भी तापमान जाता है, -30, -40, -50, -60 तक जाता है। और ये रेगिस्तानी वाले बेल्ट में कहाँ कहाँ तक जाता है, +50, +60। कितना अंतर है, 100 डिग्री का लगभग अंतर है। तो यहाँ से हवाएं यहाँ की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, मूव करती हैं यहाँ से यहाँ की तरफ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे
तो जब हवाएं मूवमेंट करेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जब हवाएं मूव करती हैं तो क्या होता है, तो जब हवाएं बहुत तेजी से चलते हैं तो अपने क्षेत्र में आने वाली जो जो भी चीज होगा उसको आगे तोड़ते हुए बढ़ेंगी, मतलब अपरदित करते हुए बढ़ेंगी। तो स्थलाकृतियों का, वायु का जो स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं वो दो भाग में करती हैं, एक अपरदन करके करती हैं, अपरदन के द्वारा, और दूसरा करती हैं निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण मतलब अपने साथ जो भी मलबा लेके आएंगी उसको जमा करेंगी तो वो निक्षेपण हो जाएगा। अपरदन मतलब कहीं पे भी जाएंगी तो काट छाट करेंगी, उसको अपरदित करेंगी तो वो अपरदनात्मक कार्य हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लिखेंगे उसको कैसे लिखा जाता है। पहले हम लोग आएंगे परिचय, यानी कि भूमिका में। परिचय, भूमिका, इंट्रोडक्शन तीनों एक ही बात हो गया। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, हिंदी में परिचय या भूमिका। ठीक है, उसमें हम लोग लिखेंगे वायु स्वभावतः हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, साथ ही अपने क्षेत्र में आने वाली रुकावटों, पर्वत पठार का कटान करती है। इससे निर्मित स्थलाकृतियों को वायु निर्मित कटान करती है। थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड और बदलेंगे, साथ ही साथ ही मजबूत अवरोध के सहारे निक्षेपण करती हैं, निक्षेपण करती हैं। इससे निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं छत्रक शिला, ज्यूजेन, इंसेलबर्ग, लोयस मैदान, बरखान आदि। ये हमारी भूमिका हो गई, ये हमारी क्या हो गई, भूमिका हो गई। ठीक है, अब जो है हम लोग मुख्य भाग पे आते हैं। ठीक है,
ये वाला इंक दिखता है पंकज? ये वाला इंक नहीं दिखता है? मुख्य भाग। मुख्य भाग में जितनी स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, विद फिगर लिखेंगे। मुख्य भाग में लिखेंगे वायु निर्मित स्थलाकृतियां निम्नवत हैं, निम्नवत हैं। ठीक है, वायु निर्मित स्थलाकृतियां क्या हैं? निम्नवत है, मतलब निम्न प्रकार से हैं। तो वायु निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती हैं, अपरदनात्मक स्थलाकृति, दूसरा है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। ठीक है, मतलब अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति और निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो पहला कौन सा है? छत्रक शिला। छत्रक शिला, छत्रक शिला। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? मशरूम राख भी बोलते हैं, मशरूम राख भी बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरा इसमें कौन सा है? दूसरा है यारडंग। दूसरा कौन सा है? यारडंग है। तीसरा कौन सा है? जूजेन। जूजेन। ठीक है, जूजेन। चौथा है भूस्तंभ। भूस्तंभ। ठीक है, तो ये जो चार आकृतियां हैं वो बनती हैं अपरदन से। ठीक है, निक्षेपणात्मक आकृतियां कौन कौन सी हैं? पहला है, मैं आपको बताया पहला कौन सा? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग। दूसरा है बरखान। तीसरा है प्लाया मैदान, प्लाया। चौथा है लोयस मैदान। ठीक है, लोयस का मैदान। तो ये चार जो आकृतियां हैं वो किससे बनती हैं? निक्षेपणात्मक से, और चार आकृतियां बनती हैं अपरदनात्मक से। तो अब हम लोग इसका विद फिगर देखेंगे, विद फिगर देखेंगे कैसे बनता है। ठीक, अब हम लोग जो पहला देखेंगे, पहला कौन सा हमारा है? मशरूम राख। मशरूम राख मतलब मशरूम की तरह दिखता है, छत्रक शिला भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये छत्र की तरह होता है, इसलिए छत्रक शिला कहते हैं। जनरली होता क्या है कि जब अपर्दन अपर्दन क्रिया कहाँ होती है? जो पहाड़ी टाइप का रेगिस्तान में क्षेत्र होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो कमज़ोर शैलें होती हैं उसको जो है वायु अपर्दन करके हटा देता है, और जो हार्ड सेल जो होती है वो बच जाता है। तो उससे जो आकृतियाँ बनती हैं वो आपका निम्नलिखित है, जैसे यारडंग है, आपका ये मशरूम राख वगैरह है। ठीक है, तो ये सब है। ये क्या है? ये मशरूम राख का चित्र है। ये क्या है? ये कठोर सेल है, कठोर सेल। ये क्या है? कमजोर सेल है, कमजोर सेल है। हवा इधर से भी चल रही है और इधर से भी चल रही है। ठीक है,
इधर से भी चल रही है। अब हवाएं क्या करेंगी, जो कमजोर सेल है इसको क्या करेंगी, काटेंगी, इसका कटान करेंगी। तो धीरे धीरे जब ये कटान करेंगी तो ये क्या है, कठोर सेल रह जाएगा। तो जब कठोर सेल रह जाएगा, तो कठोर जब सेल रह जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, मशरूम राग बन जाएगा। मशरूम राग बन जाएगा, ये हट जाएगा, मशरूम राग कठोर सेल बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कठोर सेल रह जाएगा और कमजोर सेल जो है वो हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मशरूम राग बन जाएगा। अब इसके हम लोग बारे में व्याख्या लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें कि जब पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थली क्षेत्र में, मरुस्थली क्षेत्र में एक लंबवत कठोर सेल होती है तथा उसके उसके किनारे उसके किनारे कमजोर सेल के बने होते हैं। किनारों का वायु के द्वारा अपर्दन कर दिया जाता है, अपर्दन कर दिया जाता है। तब कठोर सेल बीच तब बीच की कठोर सेल छत्रक के समान उपस्थित रह जाती है। तो उसे मशरूम राग कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्याख्या भी लिखनी है, आपको व्याख्या भी लिखनी है। ठीक है, आगे जो हम आकृति देखेंगे वो कौन सी है, यार्डंग। दूसरी कौन सी है, यार्डंग। ठीक है, यार्डंग का जो फिगर होता है कुछ ये हो गई कमजोर सेल। कमजोर सेल, और ये हो गई कठोर सेल। अब हवाएं क्या करेंगी, दोनों साइड से हवाएं चलती हैं और ये जो कमजोर सतह है इसको क्या करेंगी, काटना शुरू करेंगी। काटना शुरू करेंगे मतलब अपरदित करना शुरू करेंगी, तो इसकी आकृति सर्प के फन की तरह बन जाती है। सर्प के फन की तरह बन जाती है, सर्प के फन की तरह बन जाती है। कुछ इस तरीके से
बन जाती है। सर्प के फन जैसी बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? यारडंग बोलते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, यारडंग के बारे में लिखेंगे कि जब मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में बीच की कठोर सैल के सहारे, बीच की कठोर सैल के सहारे किनारे पर, किनारे पर लंबवत दोनों तरफ, दोनों तरफ कमजोर कमजोर सेल होती है, होती है। वायु के द्वारा अपर्दन के, अपर्दन के कारण एक सर्प के फन की आकृति का निर्माण होता है, तो उसे यारडंग कहते हैं। ठीक है, यारडंग कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ज्यूजेन। अब ज्यूजेन के बारे में लिखेंगे। ज्यूजेन, ठीक है। ज्यूजेन में क्या होता है कि उसमें दो तीन परत होती है, कमजोर सतह और कठोर सतह का। उसमें क्या होता है, दो तीन परत होती है। ठीक है, ये हो गई कठोर सतह। और ये हो गया मुलायम सतह। मुलायम सतह हो गया, कमजोर सेल हो गया। ठीक है, ये फिगर है। कमजोर सतह पहले मजबूत सेल है, फिर कमजोर सेल है, मजबूत सेल है, कमजोर सेल है। जब इस तरह की संरचना रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है तो वायु के द्वारा क्या किया जाता है, वायु के द्वारा जब अपर्दन किया जाता है तो ये कमजोर सेल को उड़ा ले जाती है। कमजोर सेल को क्या करती है, उड़ा ले जाती है अपने साथ। जब उड़ा ले जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, जब उड़ा ले जाएगी तो ये, ठीक है, ये इसको जब उड़ा ले जाएगी तो ज्यूजेन की आकृति बनती है। ज्यूजेन की आकृति बनती है। ज्यूजेन की आकृति कैसी बनती है, तो ये ज्यूजेन की आकृति बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ज्यूजेन हो गया। ज्यूजेन, ये क्या हो गया, ये ज्यूजेन हो गया।
जूजन, ठीक है, जूजन हो गया आपका। जूजन, ठीक है, ये क्या हो गया, जूजन हो गया आपका। इस तरह से जूजन की आकृति बनती है। अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में कमजोर कमजोर सेल सेल तथा मजबूत सेल मजबूत सेल कई परतों में पाई जाती हैं, तब वायु के द्वारा कमजोर सेल को अपर्दित कर दिया जाता है, अपर्दित कर दिया जाता है, उससे निर्मित आकृति को जूजेन कहते हैं, ठीक है, जूजेन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अगला कौन सा था, अगला था भूस्तंभ। भूस्तंभ भूस्तंभ में क्या होता है कि जब जो है ऊपर की तरफ कमजोर सतह हो, अब बीच की जो परत क्या हो, वो ऊपर की जो सतह हो वो क्या हो, मजबूत सेल की बनेगी हो, और नीचे की जो सेल है वो क्या हो, कमजोर सतह हो। मजबूत सेल, कमजोर सेल, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है और वायु के द्वारा अपर्दित करके ये एक स्तंभ की आकृति बन जाती थी, जिसको क्या कहा जाता है, भूस्तंभ कहा जाता है। ऊपर मजबूत सेल और नीचे कमजोर सेल होती है, तो कमजोर सेल क्या करती है, वायु अपर्दित करना शुरू कर देती है दोनों तरफ से, तो इस संरचना का निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भूस्तंभ बोलते हैं। इसका लिखेंगे हम लोग, जब उत्तर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे कि जब ऊपरी परत मजबूत सेल की बनी हो तथा निचली परत कमजोर निचली परत
कमजोर कमजोर सेल की बनी हो तब वायु के द्वारा नीचे की परत का अपरदन कर दिया जाता है, तब भूस्तंभ का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह फिगर बना के जब आंसर लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ लिख दीजिए वायु, कमजोर सतह मजबूत सेल, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपर्दित स्थलाकृति। ये अपर्दन के हिसाब से स्थलाकृति मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, ठीक है, तो छत्रक शिला, मशरूम राग, यार्डंग, ज्यूजन, भूस्तंभ हो गया। अब निक्षेपण में देखेंगे तो इंसलवर्ग, बरखान, प्लाया, लोएस के मैदान, तो इसमें निक्षेपण किया जाता है। ठीक है, ये मशरूम राग छत्रक शिला हो गया, यार्डंग हो गया, ठीक है, ज्यूजन हो गया, और ये हो गया आपका भूस्तंभ। अब हम लोग लिखेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। स्थलाकृतियां, ठीक है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग में क्या होता है कि जब छोटे छोटे टीले होते हैं, ये छोटे छोटे जब टीले होते हैं, ये छोटे छोटे टीले होते हैं, जब इसके सहारे मरुस्थलीय क्षेत्र में, इसके सहारे जब मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू जमा हो जाता है, बालू जमा हो जाता है, ठीक है, तो इस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? इंसेलबर्ग कहते हैं। तो छोटे छोटे टीले की तरह दिखते हैं, तो इसको इंसेलबर्ग कहते हैं। तो इसका लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में छोटे छोटे टीले के सहारे वायु के द्वारा बालू का निक्षेपण किया जाता है, तो ऐसी आकृति को इंसेलबर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग लिखेंगे, इसमें दूसरा हम लोग लिखेंगे बरखान। ठीक है, बरखान। जब मजबूत सेल जो है इस आकृति का बना हो, मजबूत सेल जब इस आकृति का बना हो, तो इसके सहारे मजबूत सेल इस आकृति का बना हो,
तो फिर वायु के द्वारा बालू का निक्षेपण जो है इससे लग के होता है, तो ये बरखान की आकृति बनती है। इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब रेगिस्तानी क्षेत्र में मजबूत सैल के सहारे बालू का निक्षेपण उसके आगे की तरफ होने से इस संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे प्लाया। ठीक है, प्लाया देखेंगे। प्लाया क्या होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में जब जहाँ छोटा छोटा पानी पाया जाता है या झील की संरचना पाई जाती है या पानी वाला स्थान होता है, तो वो थोड़ा पानी वाला स्थान क्या होता है, थोड़ा सा गहरा होता है। तो गहरा होता है तो वायु के द्वारा क्या किया जाता है, वायु के द्वारा जो है इसमें बालू कंकड़ पत्थर का क्या किया जाता है, निक्षेपण किया जाता है। निक्षेपण करने के बाद इस संरचना को बोलते हैं प्लाया बोलते हैं। प्लाया बोलते हैं। इसके बारे में लिखेंगे, जब रेगिस्तानी क्षेत्र में झील में वायु के द्वारा बालू कंकड़ पत्थर का निक्षेपण किया जाता है तो उससे निर्मित स्थलाकृति को प्लाया कहते हैं। ठीक है, प्लाया कहते हैं। अगला जो है वो है लोयस का मैदान। लोयस मैदान, ठीक है। रेगिस्तानी वाले क्षेत्र में जो बालू का मैदान होता है उसकी को क्या बोलते हैं, लोयस मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान। लोयस का मैदान, तो यहीं पे लिख लेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में बड़ी बड़ी रेत के मैदानों को लोयस का मैदान कहते हैं। ठीक है,
रेगिस्तानी क्षेत्र में जो बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा बालू का मैदान देखते हैं उसको क्या बोला जाता है? लोयस का मैदान कहते हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चन का सब ओवरव्यू ले लेंगे फिर निष्कर्ष पे आएंगे, ठीक है। वायु निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या है, वर्णन कीजिए। इसको मैंने बताया कि एक ही पार्ट है इसका। फिर हम लोग परिचय में गए। परिचय में बताया वायु का स्वभाव क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना होता है और वो अपने साथ फिर अपर्दन और निक्षेपण कार्य करती है, तो उससे निर्मित स्थलाकृति को वायु निर्मित स्थलाकृति कहते हैं। अब इसमें से वायु निर्मित स्थलाकृति क्या क्या है? अपर्दनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। अपर्दन में है छत्रक शिला, मशरूम राग, यार्डंग, जूजन, भूस्तंभ। निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में क्या क्या है? इंसेलबर्ग, बरखान, प्लाया, लोयस मैदान। फिर हम लोग मशरूम राग के बारे में लिखा, छत्रक शिला के बारे में, कैसे निर्मित स्थलाकृति होती है, ठीक है। यार्डंग के बारे में हम लोगों ने लिखा, यार्डंग की स्थलाकृति कैसे बनती है, ठीक है। जूजन के बारे में मैंने आपको बताया कि जूजन की स्थलाकृति कैसे बनती है। भूस्तंभ के बारे में बताया, फिगर बना के लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में बताया कैसे कैसे बनता है, इंचलबर्ग कैसे बनता है, बरखान कैसे बनता है, प्लाया मैदान किसको कहते हैं, ठीक है, और लोयस का मैदान किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या लिखेंगे? निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखेंगे। मरुस्थली क्षेत्र में वायु के द्वारा अपर्दित तथा निक्षेपण क्रिया करके मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहा है। इसको अवरोधक पेड़ पौधे तथा मानव निर्मित अवरोधक के द्वारा रोका जा सकता है। साथ ही शुष्क कृषि, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से मरुस्थलीकरण को निम्न किया जा सकता है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष हो गया कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु के द्वारा अपर्दित तथा निक्षेपण क्रिया करके मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहा है। इसको अवरोधक पेड़ पौधे तथा मानव निर्मित अवरोध के द्वारा रोका जा सकता है। साथ ही शुष्क कृषि, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से मरुस्थलीकरण को निम्न किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ क्या हैं, इसका वर्णन कीजिए। कल का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ये आप लोग क्वेश्चन जो लिख के है पोस्ट करिए, ठीक है।
और हमारा जो नोट्सबुक है इसके द्वारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, उसको ज्वाइन करिए। आप लोग लिखिए। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम जो है अभी अनिश्चित काल के लिए टल गया है। आयोग का नोटिस तो आया है कि मिड दिसंबर में हो सकता है, संभावना है, लेकिन एग्ज़ाम का अभी कुछ अता पता नहीं है कब होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग अपना मेंस की भी प्रिपरेशन करते रहिए। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के अपना ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए या फिर ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करके आप लोग आंसर राइटिंग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसलिए चलाया जा रहा है कि आप लोग के आंसर की जो क्वालिटी है वो बढ़ सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आप लोग अच्छे से आंसर लिखिए और पोस्ट करिए। इस क्वेश्चन को लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिएगा। मैं आपको उसको क्वेश्चन को चेक करूँगा और फिर बताऊँगा कि इसमें क्या कमियाँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।